नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बात होगी लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर की, चूंकि 7वें चरण का चुनाव 1 तारीख को होना है। सारे दलों ने तैयारियां झोंक दी हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। कुछ ऐसी सीटें हैं सचिन, जिस पर देश की नहीं दुनिया की भी निगाह होगी। शायद वो सीट वाराणसी होगी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार है और तीसरी बार वो वहां पर चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच वो गए हैं। और भी तमाम सीटें उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन वाराणसी एक ऐसी सीट जिसको लेकर देश भर में नहीं दुनिया भर के तमाम गली चौराहों चौखट दुकान और अलग अलग जगहों पर घरों में फुसफुसाहट है, चर्चाएं हैं कि आखिर क्या होने वाला है इस बार। और क्योंकि पिछले के कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां पर भी रैली की है, उन्होंने बताया कि आखिर हमने क्या काम किया है और हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर देश का भविष्य और भी उजागर हो सकता है, देश का भविष्य अगर और भी ग्रो कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में ही। बिल्कुल, वाराणसी का जिक्र होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नारा याद आता है, जब वो कहते हैं कि ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है, ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा मैया ने बुलाया है। तो तीसरी बार उनका यहाँ से नामांकन हुआ, जोरदार से नामांकन हुआ, प्रचार भी उन्होंने किया। और आज भी जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, तमाम वहां पर रैलियां करेंगे। इसके अलावा गोरखपुर का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। रवि किशन की साख वहां से दांव पर है, तो वहां पर क्या समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवरिया का भी हम जिक्र कर लेंगे कि वहां पर भी क्या है। खासकर हिमाचल की मंडी की भी बात होगी, जहां से कंगना रनौत पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रैलियां की हैं। इन तमाम सीटों पर सचिन हम चर्चा करेंगे। आप मुझे बताइए कि लास्ट फेज में जिन 58 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, उसमें से कौन कौन सी सीट आपको ऐसी लगती है जहां पर बहुत ज्यादा पेचीदा स्थिति है? देखिए, सबसे बढ़िया अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो 13 सीटों पर तो पिछली बार अगर हम बात करें तो जिसमें से 11 सीटें जो है वो एनडीए के पास थी, यानी कि 9 बीजेपी के पास थी और 2 उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल के पास थी, जिसमें अनुप्रिया पटेल जो है वो पूरा कमाल जो है वो संभाली हुई थी। लेकिन इस बार चर्चाएं ऐसी बात की हो रही है कि आखिर क्या अनुप्रिया पटेल अपनी सीट भी बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। तो गाजीपुर में भी इस बार समीकरण जो है वो बदल सकते हैं क्या, क्योंकि वहां पर मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा जो है वो रहा है। तो ये सीट भी बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें तो मुश्किलों में डाल सकती है बीजेपी को। ऐसा लगातार तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। गाजीपुर सीट को लेकर भी कुछ क्या समीकरण है, ये समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल की भी सीटों पर इलेक्शन होना है, जहां ममता सरकार का गढ़, उनकी जो साख है, चूंकि कोलकाता में इलेक्शन होना है, तो वहां पर भी क्या तस्वीर होगी, इस पर भी नजर रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात भी करते हैं अब, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है वो लगी होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अलग तमाम ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, वो अपने सर्वे को रखते हैं और उसी के आधार पर भी हम लगातार बात करेंगे आखिर क्या होने वाला है, समीकरण क्या कहते हैं। जो तमाम बड़े चेहरे लगातार रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि बनारस में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी खुद जब रैली कर रही थी, एक साथ जाकर जब रैली करते तो उसका भी क्या कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है, ये तमाम बातें बात करेंगे। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है अम्बेडकर नगर, उसकर भी चर्चा करेंगे कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पल्लवी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। पल्लवी जी आइए। पल्लवी आप आइए, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम खबरें जो है वो लिखती भी है। तो बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश पर हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं, 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आपके हिसाब से आपका आंकलन क्या कहता है? बिल्कुल, 13 सीटों पर जो है यूपी में इस समय क्योंकि लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण चल रहा है, 7वां चरण है, 13 सीटों पर यूपी में चुनाव होने वाला है। सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट है वो वाराणसी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और इस बार तो उन्होंने नारा लगाया है कि अब की बार 400 पार। पूरा का पूरा हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो इस समय वाराणसी में उतरा हुआ है। जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार वहां पर पीएम मोदी के लिए किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं पीएम मोदी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी जोर आजमाइश क्यों कर रही है? क्या ये किसी तरीके की खतरे की घंटी है? क्या वाकई में हम ये समझ लें कि इंडिया गठबंधन इस बार इतनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरा है कि बनारस में जोर शोर से नामांकन होना या तैयारी होना, दिस कॉमन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है और वहां की जनता ने
पूरे दमखम के साथ उनको पिछली बार भी जो है वो साथ दिया, भारी संख्या के मतदान के अंतर से वो जीते और उससे पहले भी जीते और इस बार भी वो मैदान में है। और इस बार प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह, वो कभी वाराणसी में आप देखिए कभी घर घर जाकर प्रचार नहीं करते, लेटर के जरिए, पत्र के जरिए जो उनका रहा है तरीका, वही उन्होंने इस बार भी अपनाया है। लेकिन हाँ, चूंकि देश के प्रधानमंत्री का नामांकन है या उनका क्षेत्र है, वहां से वो लड़ रहे हैं, तो उसको एक अपने आप में बड़ा बनाना ये पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है। इंडिया गठबंधन भी उसी जोर शोर से उतरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने भी वहां पर डेरा डाल लिया, उनके साथ खुद डिंपल यादव वहां पर मौजूद है। अजय राय आप कैसे देख रही हैं इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं? अभी आपने जैसा बोला कि वहां से पहले प्रधानमंत्री लड़ चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजय राय उनके सामने कितना टिकेंगे ये बड़ी बात है। लेकिन हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि अजय राय खड़े हुए हैं वहां से। मैं खुद सोनभद्र इलाके से ही हूँ, तो वहां पर एक समय था, मतलब मैंने सुना है लोगों से, हमने जब आप अगर बनारस गलियों में जाएंगे, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तमाम चर्चाएं होती हैं, क्योंकि वहां पर राजनीतिक लिहाज से भी लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वहां पर लोग कहते हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर नहीं पहुंचे तो उससे पहले अजय राय का दबदबा बहुत ही ज्यादा रहा है। और आप खुद सोचिए कि एक दूसरे प्रदेश से आकर वहां पर एज अ कैंडिडेट, उन्होंने पहले भी कहा कि पीएम नहीं है, मैं आप लोगों की तरह हूं, मैं एक पूर्वांचली बन गया हूं। वैसी भाषा, वो भाषा का इस्तेमाल करना, लोगों के बीच आना, वो जो कनेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी ने मेंटेन किया, उसी का असर है कि बड़े अंतर से वो जीत रहे और इस बार भी चांसेस यही है। तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रेजेंट करती है। बनारस की जो तस्वीर बदली है, कहीं ना कहीं उसके साथ किसी का नाम जुड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ता है। अजय राय ने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि बनारस में बदला क्या। यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि नालियां जगह जगह खुली पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, तो कुछ नहीं बदला है। बनारस और ज्यादा गर्त में जा चुका है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि बनारस को पूरी तरीके से सुधार दिया है या उसकी तस्वीर भी बदल दिया है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि हम बीजेपी के जितने भी नेता आते हैं प्रचार के लिए, उनके जब हम बयान सुने तो जिस विकास का वो दावा करते हैं उसमें सबसे ज्यादा एक नारा रहता है कि हमने फ्री राशन दिया है। अब क्योंकि न्यूज नेशन की पूरी टीम उतरी हुई है यूपी में, तो जब लोगों से बात की जाती है, हम सुनते हैं, तो लोग अब ये कहने लगे कि हमें रोजगार दीजिए, फ्री राशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा तो हम राशन खुद ले लेंगे। तो क्या ये मुद्दा बहुत बड़ा हो लगता है कि 7वें चरण में रोजगार वर्सेस फ्री राशन का मुद्दा रहेगा? कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे चरण। बनारस के बाद और कौन सी सीट आपको इन 13 सीटों में से ऐसी लगती है जहां पर बहुत टफ फाइट आपको नजर आए? गाजीपुर भी एक ऐसी सीट है, क्योंकि वहां के समीकरण अफजाल अंसारी वहां से खड़े हैं, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो सिंपैथी मिल सकती है, या फिर अभी जो वहां पर सिर्फ एक खेमे से ना, जी हाँ, समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट पर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। तो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो भीड़ उमड़ रही है, लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो समीकरण वहां पे बने या जो सिंपैथी वोट है वो अफजाल अंसारी के खाते में जा सकता है। गोरखपुर के लिए मेरा मानना है गोरखपुर में एक तरफा जो है मुकाबला, क्योंकि रवि किशन को मुझे लग रहा था कि आपका जो रिएक्शन आएगा वो यही आएगा कि मैम वहां पे तो डिस्कस करना ही क्यों। गाजीपुर में समीकरण बदल सकते हैं, अम्बेडकर नगर में या फिर और देवरे की बात कर लीजिए, लेकिन वाराणसी और गोरखपुर एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी मोहर और ताल ठोक के बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो मेरा ही प्रत्याशी जो है वो जीतेगा। एक तरफ पीएम मोदी, एक तरफ रवि किशन है, क्योंकि वो कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात है कि योगी, हमने इस चुनाव की शुरुआत से लगातार बीजेपी ने ये कोशिश की कि इस बार चेहरा जो है शायद वो पीएम नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, हम काम के नाम पर वोट मांगे, लेकिन देखिए चेहरा जो है अभी भी सीएम योगी है, पीएम नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए, मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी तमाम जो यूट्यूब चैनल्स हैं जिसके लोग वहां पहुंचते हैं, तो कुछ लोगों का ये था कि सांसद से तो नाराजगी है, लेकिन जो हम वोट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं योगी को और मोदी को। तो ये जो वोटर्स का जो अपना सोच है, ये मुझे लगता है कि बड़ा इम्पैक्ट इलेक्शन में डालती है। और देखिए ये फर्क होता है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि दिल्ली की जनता क्यों आम आदमी पार्टी को वोट कर रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार की पब्लिक ना वो डिफरेंट है, वो ये नहीं सोचती कि अगर मुझको बिजली फ्री मिलेगी तो हम इस पार्टी को वोट देंगे, अगर हमें राशन फ्री मिलेगा तो इस पार्टी को हम वोट देंगे। ये यहाँ पर विकल्प, ये ऑप्शन में वो रखते नहीं है। उनको चाहिए कि हमारे देश में, हमारा प्रदेश में हमारा अस्तित्व जो है वो अच्छा हो, हमारा नाम अच्छा हो, हमारे देश को विदेशों में प्रेजेंट जो है वो अच्छे तरीके से करें, और इसका ज्यादा असर है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। क्योंकि आपने जिक्र किया, जब मैं मथुरा गई थी पॉलिटिकल शो करने के लिए, तो वहां पर स्कूल की कुछ छात्राएं थी, सचिन याद आ गया आपकी बात से, तो आप विश्वास करेंगे कि 12th क्लास की बच्ची से जब मैंने पूछा तो उसका जवाब ये था
कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि भारत की बनी है, जो अभी हम देख रहे हैं, वो और ज्यादा ग्रो करे। ये हमारे दिमाग में एक बड़ा मुद्दा है। पल्लवी बताइए जरा मुझे, इसके अलावा हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार में भी चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे मीसा भारती हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस चरण में होंगे। इन पर क्या रिसर्च रही आपकी? बिल्कुल बिहार की क्योंकि हम बात करें तो वहाँ पर अभी हाल ही में जिस तरीके से समीकरण बदले, नीतीश कुमार इधर से एनडीए में आ गए, तो उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि अब पलड़ा एनडीए का भारी हुआ है, क्योंकि हम कितना भी कह लें लेकिन नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार में है। बिल्कुल है, बहुत पुराने नेता हैं, उनकी पार्टी बहुत मजबूत रही है, तो उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि लगे हुए हैं, आरजेडी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की वहाँ स्थिति अभी भी डामाडोल है। आप आरजेडी के साथ भले ही गठबंधन में हो, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा उतना भारी नहीं दिख रहा है। आरजेडी के सहारे नैया पार लगा लेंगे वो बात अलग है, वो 4 जून को पता लग जाएगा। अकेले दम पर अभी भी कांग्रेस वहां पर कितनी सीटें ओवरऑल आपको नजर आती हैं कि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की आ सकती है? ये पूरे बिहार की बात कर रहे हो, सिर्फ बिहार। ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके लिए तो 4 जून का इंतजार कर लेते हैं। मीडिया पर हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वेबसाइट पर सारी खबरें डालते हैं, तो एक आकलन जब हम चीजों को देखते हैं तो उससे हमारे एक माइंड में आ जाता है, तो उसका आपका क्या? मुझे अभी तक जो मेरा आकलन है, अगर हम गठबंधन से हट के बात करें तो मुझे लगता है कि शायद सबसे पहले बीजेपी की ही सबसे ज्यादा सीटें वहां पर होंगी। उसके बाद आरजेडी रहेगी, उसके बाद शायद कांग्रेस। कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर वहां पर कितनी सीटें निकालती है ये बड़ा सवाल है। एक या नहीं, चूंकि जब गठबंधन से कैंडिडेट हैं तो कांग्रेस और आरजेडी जिन सीटों पे उतारा है, जहां कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां आरजेडी का समर्थन है, और जहां आरजेडी का है वहां तो ऑलरेडी चेहरे की बात है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अभी जो वोटर्स है वो चेहरा देख रहा है। जैसे यूपी की हमारी बात चल रही थी, तो वहाँ पे मीसा भारती नहीं वो कर पाए, इस बार क्या लग रहा है? मीसा भारती अभी हाल ही में जो बिहार में झड़प हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि मीसा भारती खुद वहां पर की जो नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़कर जो एनडीए का बिहार में अभी छठे चरण के बाद में जो बवाल हुआ था, उसके बाद हम देख रहे थे कि मीसा भारती बहुत आक्रामक प्रचार करने लगी हैं। वो सीधे आरोप लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। रोहिणी आचार्य की हमने देखा कि उन्होंने काफी भावुक होकर प्रतिक्रिया दी, तेजस्वी यादव काफी भावुक नजर आए। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद उस झड़प का कुछ फायदा मीसा भारती को मिल जाए, क्योंकि वो लोग ये इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। तो जब आप इस तरीके से, लालू प्रसाद यादव का कुनबा, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। हम ये इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यही दोनों ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं। तो कहा भी जाता है कि जो उनका कोर वोट है ना, वो कभी इधर से उधर नहीं हो सकता, वो तो उनके पास ऐसा ही। नीतीश कुमार का हम देखें तो जो शहरी इलाके होते हैं वहां पे उनका प्रभाव है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां का जो वोटर है वो अभी भी लालू प्रसाद यादव, उनका बेटा तेजस्वी यादव भी नहीं कहेंगे हम, लालू प्रसाद यादव, बिल्कुल वैसे जैसे मुलायम सिंह यादव। 1 तारीख को इलेक्शन होना है, 4 को नतीजे आएंगे और 8 राज्य 58 सीटों पर इलेक्शन होगा। यूपी, बिहार, पंजाब से लेकर चाहे पश्चिम बंगाल, सबकी हमने बात की। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्कार।